समझ आया क्या? कोई खास बात नहीं है। 85 नंबर देख, 85 नंबर में क्या बोला है आयुष? ये एक बाइकन्वेक्स लेंस रख दिया, यहाँ पे श्रुति ये एफ है, ये 2f है, जाहिर सी बात है इसका भी ये एफ, इसका भी ये 2f है। तो कुछ खास नहीं बोला है, बोला कि बिटवीन एफ एंड 2f में एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो। पहले सेटअप सुने, एफ एंड 2f में एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो। जाहिर सी बात है, तुम्हें खुद भी पता है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी बनेगा। तो मान ले कि इसका ये ऐसे करके है ना, और इसका एक ऐसे करके इधर एक बन गया इमेज, ठीक है। और क्या बोला, वहीं पे एक स्क्रीन रख दो। क्या रख दो? स्क्रीन। दुबे सुनना, तो अब तुम ही लोग बता कि एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे अगर स्क्रीन रखोगे तो तुम्हें बढ़िया एकदम शार्प इमेज दिखेगा ना। अरे वो आई वाला कहानी याद करना, रेटिना के सामने या पीछे बन जाता है बोल के ब्लरी इमेजेस दिखता है, और एकदम सटीक रेटिना के ऊपर आएगा तो आपको एकदम शार्प इमेज दिखेगा। वैसा ही वाला कुछ किस्सा है। अब तुम्हें बोल रहा है कि एक स्क्रीन रख दो जहां पे उसका इमेज आएगा, अब फिर बोलो कि ये पूरा का पूरा सेटअप को ले जाके पानी में डुबा दिए। कहाँ डुबा दिए? पानी में। तो बताओ इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? इमेज विल डिसअपियर, मैग्निफाइड इमेज और बड़ा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, और नो चेंज। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है। आपका इमेज डिसअपियर हो जाएगा। क्यों क्यों? अरे आप ये पूरा सेटअप को नीचे ले जाएंगे पानी में, क्या चेंज होगा? क्या फोकल लेंथ चेंज होगा? जी हाँ, फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है ना, म्यू बाई म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस 1, है ना, म्यू माइनस 1 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2। आपका ये म्यू ऑफ द सराउंडिंग चेंज हो जाएगा ना, उसी तरह से फोकल लेंथ ऑल्टर हो जाएगा। अब तुम सोचो, अगर इस कन्वेक्स मिरर का, बाई कन्वेक्स मिरर लेंस का, इसका फोकल लेंथ ऑल्टर हो जाए तो यू तो फिक्स है, एफ चेंज होने का मतलब क्या? वी चेंज होना। हाँ, तो फिर वो वी तो स्क्रीन पे रहेगा नहीं ना, साला पीछे जाए आगे जाए इमेज रहेगा नहीं, डिसअपियर हो जाएगा, है ना। इरेक्ट मैग्निफाइड ये सब बातें कहां से आ रही? इरेक्ट मैग्निफाइड ये सब बातें तो तब आएंगी जब इमेज वहां पे होगी। नेचर ऑफ द इमेज तो बाद में, इमेज वहां पे है ही नहीं। बोला समझ आया क्या? और नो चेंज तो नहीं हो, नो चेंज तो क्योंकि क्योंकि म्यू चेंज हो रहा है तो एफ चेंज होगा। क्लियर है क्या? ओके, तो ये क्वेश्चन था, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। अच्छा वैसे एक बात बताना, ओवरऑल सबसे पूछ रहा हूँ, प्रतीक दुबे, श्रुति, तू भी होमवर्क करना चाहिए, तेरे को भी होमवर्क किया कर। मैं ग्रुप में बोला, मैं अभी भी बोल देता हूँ, इसे न्यूमेरिकल समझो ना, जेई में समझने की कोई जरूरत नहीं, इसे न्यूमेरिकल समझो। अच्छा एक बात बता, तुम लोग जब होमवर्क किए तो होमवर्क क्या हो रहा था? ठीक ठाक लगा? मतलब क्वेश्चन देख के तुम्हें फील आया कि हाँ भाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा फील आता है कि जैसे फिजिक्स में पहले एकदम सर एक सी वर्मा देख के जैसे फील आता है, सर क्या है ये सब, क्यों पूछ रहा है, ऐसा है क्या? या फिर जाना पहचाना टॉपिक, अच्छा हाँ ये तो वो है जो पढ़ा रहे थे। क्या बोलते हो? तुम लोग बोलो, है ना। ओके, 86 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 86 नंबर, ये 86 नंबर क्वेश्चन एक बार, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 प्लीज एक बार पढ़ ले, है ना। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन मैंने 86 देखो बोला है, सुने बढ़िया से सुने। An upright object is placed at a distance of 40 centimeter in front of convergent lens. क्या ये जरूरी है कि कन्वर्जिंग लेंस हमेशा कन्वेक्स लेंस है? नहीं, बट आपके केस में 99% ऑफ द केसेस में आप वही पकड़ेंगे। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे यार, हालांकि मैंने ये जब पढ़ा रहा था तब भी बोला था, क्या कन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस है? नहीं, वो मीडियम डिपेंडेंट है। अगर ग्लास से बना हो और बाहर सराउंडिंग मीडियम मरकरी हो तो बेटा डाइवर्ज हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाहर वाला डेंसर मीडियम और समहाउ अंदर वाला रेयर मीडियम, तो डाइवर्ज हो जाएगा भाई। मतलब कन्वर्जिंग लेंस कैन इज नॉट नेसेसरली अ कन्वेक्स लेंस, लेकिन हमें ये समझना है कि 99% ऑफ द हमारे सिलेबस केसेस कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस एक ही बात है। आज सुन तो कहानी पूरा सुने ना, आप लोग थोड़ा फील करके कहानी सुने, सारा क्वेश्चन जाना पहचान लगेगा। तो क्या बोला गया इसमें? बोला कि एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, एक कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो मतलब क्या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है?
और ऑब्जेक्ट को साला कहां बोल रहा है, कहां रखा है, 40 पे, मतलब कि इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सी पे। अब तुम बताओ, ये तो क्लास 10 वाला कंसेप्ट है, कन्वेक्स लेंस के सामने एट सी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहां बनेगा, एट सी पे। अबे एट सी का एट सी होता है ना, तो एट सी पीछे। अब तू सवाल आगे देख, बोला कि कन्वर्जेंट मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब ये लोग क्या बोल रहा है, वो लेंस का जिस तरफ इमेज बनेगा ना, वहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पे एक कन्वर्जेंट मिरर रख, माने कनकेव मिरर रख, है ना, और बोला उस मिरर का फोकल लेंथ 10 है, तो मतलब उसका रेडियस का 20 है। तू ध्यान से सोच कि लेंस से मिरर की दूरी 60, अब साला लेंस का इमेज बना है 40 पे, और उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है, तो मतलब देखा जाए इधर से 40 उधर से 20, मतलब क्या मिरर का, इसका इमेज जहां बन रहा है वो क्या मिरर का फोकस है। अब बोल, मिरर का अगर फोकस बनेगा तो नहीं सॉरी, मिरर का एट सी, सॉरी मिरर का कर्वेचर पे बन रहा है, तो मिरर का कर्वेचर पे इमेज कैसा बनेगा, वो भी एट सी पे ही बनेगा ना। अब मिरर का एट सी पे, तो मतलब ये इरेक्ट बनेगा, ऊपर बनेगा ना। सोच, लेंस वाला रियल बना था, लेंस का अपराइट इमेज था, उसे इन्वर्ट करके इधर बना, और इसका मिरर का अगर नीचे बना है तो इसका इमेज ऊपर आएगा। ऑप्शंस पढ़, ये तो मुंह में ही हो गया, कैलकुलेट करना ही नहीं है इसको। देख ऑप्शन, ऑप्शन देखें, सी नंबर ऑप्शन, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सही है क्या, सेम साइज, सेम साइज ही होगा ना, एट सी पे तो मैग्नीफाइंग सेम है। बोलो क्लियर है क्या, आसान है, ये तो मुंह में ही हो गया, इसके तो लिए सॉल्व भी नहीं करना होता। अच्छा, बोलो क्लियर, अरे क्लियर होगा तो एक थम्स अप दे दो भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 87, साक्षी मेरे को तेरा डाउट्स याद है, मैं उसके ऊपर से ही जाऊंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़े, ओके। 87 एक बार पढ़ लो तुम, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर इज लेंथ 2 मीटर लॉन्ग एंड, अच्छा ये पढ़ ले एक बार पढ़ ले, है कि नहीं, अच्छा। पढ़ लिया, तो एक एक बात बता, लगभग लगभग क्या दिया हुआ, एक बार सुन ले, मैं बता रहा हूं। बोला कि कोई ऑप्टिकल फाइबर है, तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर का मतलब समझ आता है। अरे यार, हमारे घरों में जो केबल नेट वगैरह आता है ना, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सबके सब ऑप्टिकल फाइबर्स के काम होते हैं। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वो एनआईटी के आसपास, जो एनआईटी दुर्गापुर के आसपास जो है ना, गांधी मोड़ वाला रास्ता, उस साइड में खुदाई चल रहा है, खुदाई करके वो लोग सब ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा है। सो इट्स लेटेस्ट टेक्निक। तो ऐसा ही कुछ बोल रहा है कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, एक फाइबर का बात करेंगे, बोला कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, और तुम्हें बोला कि ऐसे कि यहां से एक ऐसा इंसिडेंट रे पास करवाया जो 40 डिग्री पे है, और जो कि ये फाइबर है, तो यहां से ये ऐसे एक थीटा 2 में आया, हाँ क्योंकि म्यू तो होगा। अब वो बोला कि ये जो लेंथ है ना, आप इसे जैसे भी समझो, इसको डी मानो, ये डेप्थ को या फिर विड्थ को उसने डी माना, तो तुम्हें क्या बोला, और ये डी को, डी का वैल्यू उसने क्या दिया 20, अरे इंटू लिखो ना, इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर, मतलब समझते हो ना, 20 इंटू माइक्रो 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर। ओके, तो यहां पे उसने बोला कि सोच ये ऐसे करके टकराएगा, ऐसे 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 टकराएगा, क्या होगा, तो तुमसे पूछा कि वो कितना बार टकराए। सवाल सुने, तुमसे पूछा, सीधा बात है भैया, ये अंदर में टुंग टंग टुंग टंग टुंग टंग टुंग टंग कितना बार टकराएगा। ये लेंथ बोल दिया है, लेंथ है 2 मीटर, कितना 2 मीटर लेंथ है। अब तुम बताओ ये कितना बार टकरा जाए, एक सिंपल कॉमन सेंस, एक काम करे क्या श्रुति, यहां से ये लेंथ जो पता कर ले क्या, अरे बेसिक जो अपने को समझ आता है, ये लेंथ कैसे भी पता कर ले, और देख ये, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, अच्छा ये सब तो वही है ना। अरे डायग्राम को अगर सही से पकड़ो तो, सिमेट्री या कॉन्ग्रुएंसी पकड़ो तो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक लेंथ पता कर लेते हैं, उसको 2 मीटर से डिवाइड मार दे, तो उतना बार टुन टन टुन टन।
अरे यार समझ आया क्या? अच्छा, एक लेंथ तो दूर का बात है सर, पहले थीटा पता कर लेते हैं। तो तुम्हें ये समझ आता है क्या? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अरे वो स्नेल्स लॉ 1 इंटू, अरे बाहर में एयर मीडियम, बाहर में क्या है एयर मीडियम, 1 इंटू साइन 40 बराबर, अरे पता नहीं ये ऑप्टिकल फाइबर का म्यू कितना दिया हुआ है, 1.31 इंटू साइन थीटा 2। अरे क्लियर है क्या? ओके, तो साइन थीटा 2 आएगा कितना? सोचो, साइन थीटा 2 आ जाएगा 1.31 डिवाइडेड बाय साइन 40। मतलब इसका अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपका अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे, अच्छा हाँ सही बोला, हाँ बिल्कुल सही बोला, इसे कैलकुलेट करके तो आएगा 0.49 अप्रोक्स। अच्छा साइन थीटा 2 को अगर 0.49 पकड़ो, मतलब 0.5 ही पकड़ लूं, तो क्या थीटा 30 डिग्री है थीटा 2? अरे साइन 30 हाफ में, थीटा 2 कितना मिला? 30 डिग्री। अब सोच प्रतीक, इस ट्रायंगल में ना तू tan थीटा लगाने का सोच, क्या लगाने का सोच? tan थीटा। एक बात बता, उसी ट्रायंगल में tan थीटा बटे लिख सकते हैं क्या? डी बाई पता नहीं, गलत लिखा क्या? अच्छा अरे ठीक साइन 40 बाई 1.3 जो भी, अरे इस ट्रायंगल में, हाँ थैंक यू सो मच, इस ट्रायंगल में tan थीटा 2 पूछ सकते हैं क्या? तो देख वो ये लेंथ आ जाएगा जो अपने को पता है, तो x बराबर क्या आएगा? d है क्या मेरे पास? हाँ है, 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या है? tan 30 कितना होता है? 1/√3 माने डिवाइडेड बाई 1/√3। इसको सॉल्व करोगे जो होगा वो आपको x मिलेगा, है ना? मैं तो कहता हूं एक काम करो, इसको शॉर्टकट मारो, इसे √3d लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ भाई ये d है, ये d है, तो √3d आएगा। अब बोल क्या करना चाहिए मेरे को? अब बोल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ऐसा करना चाहिए, लेंथ बाई √3d, लेंथ कितना है 2 मीटर बाई 1.732 इंटू डी कितना 20 इंटू 10⁻⁻6। अब इसे लगभग सॉल्व करो, जो होगा वही आंसर, एक बार देख ले। हाँ सही समझ आया क्या? थोड़ा सा ढंग से सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या बात करें हम, मतलब लग ही नहीं रहा है कि दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस है। जेईई मेंस ऐसे इजी क्वेश्चन पूछता है। अरे समझ आया क्या? समझ आया तो एक बार थम्स अप करिए। मैं तो ये भी बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन जितना मैंने देखा पास्ट राउंड अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पास्ट 15 to 16 इयर्स, 15 से 16 सालों में अगर मैं एक एनालिसिस दूं, मैं 100% गलत नहीं हूं, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस के डिफिकल्टी लेवल पे 60 to 65% डिफिकल्टी का एक हकदार है। ये मैं गलत नहीं बोल रहा, तुम कुछ भी सवाल उठा के ला सकते हो जो जेईई मेंस का लेवल टैग मारा हुआ है, 100% कंफर्म ये 60% टफ सवाल है जेईई मेंस के हिसाब से। अब तू सोच ले, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 आ जा, पढ़ लो एक बार। क्या बोला है? एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, YDAC तुम्हें पता है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कोहेरेंट वेव्स इज A1 by A2 equal to 1/3, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रिंजेस विल बी। एक मिनट, क्या तुम लोगों को ये बात पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर? अरे मतलब I1 इक्वल टू A1 स्क्वायर, ऐसे कुछ K1 स्क्वायर, मैं प्रूव किया था ना I1 I2 का रिलेशन। अच्छा, तो अगर तुम्हें पता है कि दो इंटेंसिटी है जो अलग है, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग है, तो इंटेंसिटी अलग तो हो गई।
हम लोग दो इंटेंसिटी को आई आई नहीं मान सकते, I1 I2 मानना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि तुम्हें आई मैक्स लिखने आता है क्या? हाँ तुम्हें लिखने आता है। आई मैक्स क्या लिखने आता है तुम्हें? क्या तुम लोग इस बात से एग्री करते हो कि आई मैक्स मतलब होता है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर? अरे है कि नहीं? बता, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो मांगा है, तो आई मिनिमम क्या लिखा जाएगा तुम्हें? अरे रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें इसी का रेशियो मांगा है? आई मैक्स बाई आई मिन। बताओ मेरे को, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। एक मिनट, रूट अंडर I1, अरे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, I1 बोले तो KA1 स्क्वायर, I2 बोले तो KA2 स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, I1 I2 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एम्पलीट्यूड से, कुछ नहीं तो कम से कम A1 प्लस A2 का होल, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई क्या, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। रोहित अबे थोड़ा और अकल लगा दे मैथ वाला, तो यहाँ पे एक काम करना, A2 से डिवाइड मारना, ये अंदर में स्क्वायर, अब जो कर रहे हो तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं। A1 by A2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A1 by A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? हाँ, तो इसमें पुट कर देख आ जाएगा, एक बार आएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1 होता है 4/3, और नीचे आएगा -2/3, 2 कटा तो 2, 4/2 2 का स्क्वायर 4, 4:1 रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? ये सब क्या पूछ रहा है आई मैक्स आई मीन, क्या क्या पढ़ा के आ गए और ये सब पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आजा देख, एक सवाल पूछा गया आपको टेलीस्कोप के एरिया से, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप। आरएल का फॉर्मूला लिखा है था क्या? आरएल का फॉर्मूला लिखा है था क्या? तुझे याद होगा पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन जिस दिन पढ़ाया था चलो, आरएल मतलब लिखा है था 1.22 लैम्डा बाई डी, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है था क्या? 1.22 लैम्डा बाई डी। अरे है कि नहीं है? डी क्या है? 25 सेंटीमीटर। डी वही है ना जो तुम लोग समझते हो। देख लैम्डा दिया है, डी दिया है, आरएल नहीं निकलेगा। अबे इसको तो मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए यार, क्या बोलता है? देख ले, सीधा आंसर। नेक्स्ट 90 वाला, अबे वो मैं नहीं करूंगा। अरे 90 वाला क्वेश्चन एक बार खुद कर लो यार। कन्वेक्स लेंस दिया 20 सेंटीमीटर, फिर कनकेव मिरर, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द सेम लाइन 80 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच का दूरी दिया। अबे ये सब सवाल मिरर लेंस कॉम्बिनेशन बहुत कराए बे क्लास में, कर सकते हो क्या? खाली फोटो बनाना है, यहां से इसका बिटवीन सीएमएफ, इसका पोल, इसका फोकस करना चाहिए क्या मेरे को? लेंस और मिरर का कॉम्बाइंड फॉर्मूला है, बग यार नहीं करेंगे। 91 देख, किसी का डाउट लगता है? यो पांडे थैंक यू। 91 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोला है। साक्षी या तो तू उस दिन क्लास में अटेंटिव नहीं थी, या फिर तू उस दिन क्लास में नहीं थी, या फिर पता नहीं तू क्या करेगी। आ जा। अरे क्वेश्चन बोला है कि फिगर शोज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अरे वाईडीएसी सेटअप बोला है, ठीक है, सवाल भी वाईडीएसी का ही है। इट इज ऑब्जर्व दैट अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is put in one front of the slit, the maximum ए भगवान, जब क्लास ले रहा था डिट्टो यही सवाल पढ़ाया था। बोलो कि मान लो यहाँ पे ऐसा स्लिट है, ये अपना सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे, बोलो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होता है? 0। मान लो यहाँ पे एक ऐसा थिकनेस टी और म्यू वाला एक स्लिट ग्लास स्लैब लगा दिया, तो क्या इसका सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? बोल ऐसा करा था कि नहीं करा था? स्लिट ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, सीएम ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। बोल कराया था कि नहीं करा था? और इस सवाल जब कराया था ना, तो वहां पे बोला भी था लैम्डा और टी के टर्म्स में रिलेशन निकालो। देख वही सवाल। अबे तुम्हें याद तो है ना ये कंसेप्ट? हे भगवान,
अरे ऐसा बोला था शायद, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू अमान म्यू माइनस वन इंटू टी। अब ये बोल कि ये फॉर्मूला किधर से आया, ये फॉर्मूला किधर से आया बोल। अरे बोला था ना कि इधर म्यू माइनस वन इंटू टू पाथ डिफरेंस टू एस टू पी माइनस एस वन पे, यहाँ पे अबे वो काट काट के बहुत बार तो बोला था कि टी चल वेव टी चली ग्लास में या फिर न्यू टी चली एयर में। अब नहीं बोलने वाला मैं तो। कर सकती है क्या? देखिए डेल्टा एक्स, रुक जा मैं फिर भी थोड़ा सा कर देता हूँ, ये एक इक्वेशन नंबर वन इधर दे दे। और एक बात बता, ये कौन सा केस है, थीटा बड़ा या थीटा छोटा? हम लोग इसे तो ये भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं डी साइन थीटा, बोलो हाँ। डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वाई बाई, अरे डी वाई बाई डी, क्या दोनों लिख सकते हैं क्या? दोनों लिख सकते हैं क्या? हाँ दोनों तो लिख सकते हैं। अब हमको ये बात बता, यहां पे तुम्हें क्या पूछा गया, देख 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 सवाल पढ़। बोला है द थिकनेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज पुट इन वन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स। अबे रुक बे। द सेंट्रल मैक्सिमम गेट्स शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू n फ्रिंज विड्थ। कितना शिफ्ट होता है सेंट्रल मैक्सिमम? n फ्रिंज विड्थ। अच्छा मतलब सेंट्रल मैक्सिमम जितना शिफ्ट हो रहा है वही क्या पाथ डिफरेंस है? हाँ, n फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हुआ मतलब साला ऐसे ही तो फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाई डी, और n फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हुआ तो टोटल डिस्टेंस क्या शिफ्ट हुआ? n लैम्डा डी बाई डी। क्या वही डेल्टा एक्स है? क्या वही ये है? हाँ तो लो n लैम्डा डी बाई डी इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी। अब लिटरली कुछ नहीं बचा करने को, आपको लैम्डा को इधर फेंक के सब बराबर कर देना। अब सच में कुछ नहीं बचा। ये n लैम्डा डी बाई डी क्यों? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है कितना? n फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, n फ्रिंज विड्थ इतनी, और वही पाथ डिफरेंस है, और वही ये है। अब समझ आया? কি বলছিস? হ্যাঁ তো dy বাই ডি তো লিখলাম রে, dy বাই ডিটাকেই তো লিখলাম n लैम्डा डी बाई डी। अरे तो n लैम्डा डी बाई डी इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी, यही होता ना। अच्छा हाँ ये वाला होगा, माई मिस्टेक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला होगा, इधर देखो। अरे पाथ डिफरेंस जिसको बोलते हैं ना, पाथ डिफरेंस मतलब होता है, इधर देख। हालांकि मेरा मिस्टेक था वहां पे, रुक 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 मैं बता दे रहा हूँ। डेल्टा एक्स मतलब अपने को समझ आता है वाई डी बाई डी। इधर ये वाई कौन है? ये वाई कौन है? जितना शिफ्ट हुआ है ना, कितना शिफ्ट हुआ है? अगर उसके हिसाब से बात करें तो n लैम्डा शिफ्ट हुआ है, n नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ रुकना बता दे। तो डेल्टा एक्स को एक तरह से तो हम लिख सकते हैं n इंटू लैम्डा डी बाई डी, जो कि n नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस वो शिफ्ट हुआ है कि नहीं? और एक तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी बाई डी, है ना? क्योंकि ये भी एक तरह का वाई है। हाँ बोलो। हाँ नहीं हो, ये भी एक तरह का वाई ही हुआ जो शिफ्ट हुआ है ना? 92 नंबर देखें, 92 नंबर देखें, थैंक यू। 92 नंबर क्वेश्चन देखें, जाओ नीचे जाओ। 92 नंबर क्वेश्चन मेरे को करना पड़ेगा क्या? concave mirror for facing face viewing as a focal length of 0.4 meter, distance at which you hold the mirror from your face in order to see an image upright with magnification 5। करना पड़ेगा
मैंने इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देना है खाली, और वो लेंस फॉर्मूला सॉरी मिरर फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं क्या? देख लो एक बार 92 नंबर, बहुत ज्यादा आसान है यार, सिंगल रिफ्रैक्शन का सवाल है, ये मेरे को नहीं करना चाहिए यार। देख लो, बोला एक थिन कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, प्लेन मिरर के ऊपर रख दिया है, a pin is placed in such a way that OA is this much। फिर से वही सेम कहानी, ये लेंस मिरर और सरफेस का सवाल नहीं करने को, करके देखना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग का। हाँ ठीक है कोई चाप नहीं है, ये थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा समझ जाओगे ना तो कर लोगे। तुम्हें क्या बोला है कि एक कन्वेक्स लेंस है, कोई भी एक मैग्निफिकेशन क्रिएट करता है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस सेम मैग्निफिकेशन। मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूं तुम्हें, फील करे उसको। आपको रूम में एग्जाम ऐसे ही, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है, एक सीक्वेंस दे रहा हूं मैं, एक कन्वेक्स लेंस, ठीक ठीक भाई, ये अपना F, ये अपना 2F है कि नहीं, ये अपना F, ये अपना 2F। मेरे को एक बात बता, एट सी मतलब तो एट सी ना, एट सी मतलब तो एट सी, अच्छा ठीक है, तो ये दूरी, ये सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, मैंने बोला कि हाँ, मैंने बोला कि मैंने एक लेंथ ऑब्जेक्ट वाला एट सी पे रखा, तो ये किधर बनेगा, इधर बनेगा, इतना ही मैग्निफिकेशन का एट सी। अब तू वही सब कहानी, अब इसको वापस सामने लेके आएंगे तो ये पीछे चला जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा ना, कहां पे, अच्छा बोल, कन्वेक्स लेंस का फोकस पे रखेंगे तो किधर आएगा, कन्वेक्स लेंस का फोकस पे रखेंगे तो किधर आएगा, बोलो बोलो बोलो, कन्वेक्स लेंस का फोकस पे रखेंगे तो किधर आएगा, बोलना पड़ेगा, तुम लोग बोलोगे, कन्वेक्स लेंस का फोकस पे रखेंगे तो किधर आएगा, अच्छा इंफिनिटी पे आएगा, अच्छा, और अगर इधर एक मिनट, किसका रेशियो मांगा है, x1 कौन है, डिस्टेंस x1, अच्छा मैग्निफिकेशन 2, अच्छा डबल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना है, चलो ये इसी को पकड़ो ना, इसमें कोई दिक्कत है, 2 1 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सीक्वल कुछ और ही है, प्रोड्यूसेस द, अच्छा यही 2 मैग्निफिकेशन वो फिर से कब ले आएगा, हाँ एक काम कर सकते हैं, अगर मान ले 2 मैग्निफिकेशन क्रिएट भी करना है तो इस जगह पे सोच लेना, अरे वो अगर बिटवीन सी एम एन एफ होता है तो बियॉन्ड सी होता है ना, हाँ तो ऐसे सोच लेते ना कि अगर यहाँ पे रखें तो ये कुछ लगभग लगभग बियॉन्ड सी आएगा इस जगह पे, और वो थोड़ा एनलार्ज होता है, हाँ हाँ तो ठीक है, ये मैग्निफिकेशन 2 मान के चलते हैं, अच्छा इतना ही लेंथ हम कब जुगाड़ करते हैं, सोच, इतना ही लेंथ हम कब जुगाड़ करते हैं, क्या जब पोल और फोकस के बीच में रख देंगे, सोच के देख, पोल और फोकस के बीच में रखेगा ना तो ये साला यहीं पे वर्चुअल आता है, वर्चुअल, देख देख देख, यही मैग्निफिकेशन तो दोबारा यहां मिल जाएगा ना, वर्चुअल, देख तो जरा, इधर ही आंसर है, आंसर हो गया, पहले बता जहां तक बताया वहां तक क्लियर है कि आप यहाँ पे बिटवीन एफ और सी रखो तो यहाँ पे बियॉन्ड सी मिलता है एक मैग्निफिकेशन 2, यही मैग्निफिकेशन तो आप बिटवीन फोकस एंड पोल रख दो तो इधर ही मिल जाएगा ना, वर्चुअल, पहले बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स दो, नहीं मिलेगा क्या, अरे वो बिटवीन पोल एंड फोकस पे वर्चुअल नहीं बनाता है पीछे, क्या समझ गई बता तो, अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं, क्या समझ गई, मैं तो बस तेरे को ये कंसेप्ट बताया कि बिटवीन सी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो बियॉन्ड 2F रहेगा, अरे मैं बोला कि बिटवीन सी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा अविनाश तो वो बियॉन्ड 2F बनता है, अबे तो रे डायग्राम है यार,
और अगर ऑब्जेक्ट को पोल पे रखोगे तो इंफिनिटी पे आएगा, इंफिनिटी पे। याद कर, मैं बोला था तेरे को यही पे सब डायग्राम वायग्राम बना के यहां से ये निकल के निकल के इधर इंफिनिटी पे आ जाएगा, है ना। इधर बोला था इधर आ जाएगा, और फिर और ये फोकस पे आ जाएगा, फोकस से और लेके आओ आगे, यहां से घूम के यहां से इरेक्ट हो कैसे बड़ा हो के यहाँ पे आएगा। तो मैं बस तेरे को एक सिचुएशन दिया कि अगर यहाँ पे हो तो इसका डबल साइज यहाँ रियल बनता है, हाँ, और अगर मान ले फोकस और पोल के बीच में कहीं रो तो वर्चुअली बनेगा, लेकिन इतना ही मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। अब तू लोग मेरे को ये बता कि ये डिस्टेंस जो भी था, ये यहां से इसको अगर तुम a मानो, यहां से ये a मानो, यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस को आप a/2 मान सकते हो क्या? यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसे आप a/2 मान सकते हो क्या? यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितना है? क्या ये 3a/2 है? अब तू इसे अगर मान ले x1 मान x2 मान, हमको नहीं पता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब x1:x2 x2 का रेशियो दे, 3a/2 और a/2, 3:1, ये बोला मैं। अरे समझा क्या? मेरे को नहीं लगता 95 नंबर करना पड़ेगा। सेम सवाल 95 नंबर 2019 का 9 अप्रैल सेशन में पूछा था, इवनिंग सेशन में। नहीं, आपको रेशियो पूछा है ना, आपको इमेज डिस्टेंस अगर पूछेगा तो उस हिसाब से डेटा भी देगा ना भाई। सवाल में कुछ पूछा ही नहीं है, आपको डेटा तो देना पड़ेगा कि हाँ भाई वो निकालना पड़ेगा। उसीलिए तो आपसे खाली रेशियो पूछा है, क्योंकि उसने भी कहा दिया না 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 তুই বুঝলি না। এটা আমি আবার কি বললাম তোকে, আমি একটা সিকোয়েন্স দিলাম, আমি একটা নিজে অ্যাসাম্পশনে চলছি যে যদি ওটা a/2 হয়, ওটা যদি a/2 না হয় তাহলে এটা যা হবে এই প্রপোর্শনে এটাও কমে যাবে। আর আমি এটা a/2 হবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি এটা জানি যে এটা 3 টাইমসে চলবে, কারণ কি এই ডিসটেন্সটা যতটা এখান থেকে এটাও হবে ততটা আর ওটাও হবে ততটা। এটা অলওয়েজ 3 টাইমস ডিসটেন্সে চলবে, যদি না যতক্ষণ ম্যাগনিফিকেশনটা সেম আছে। তুই ম্যাগনিফিকেশন পাল্টে দিবি তাহলে তো এই লেন্থ মানে ম্যাগনিফিকেশনটা যখন পাল্টে দিবি তখন এখান থেকে সামনে কতটা আসছিস আর অন্য ম্যাগনিফিকেশনের জন্য কিছুই তো বোঝা যাবে না। ম্যাগনিফিকেশন সেম থাকলে ওই ডিসটেন্সটা রেশিওটা প্রপোর্শনেট। এটা a/2 কিনা আমি জানি না, আমি একটা স্যাম্পল দিলাম, বুঝতে পারলি? ওটা 3a/4 ও হতে পারে, এটা যদি a/4 হয় ওটা 3a/4 হয়ে যাবে। বুঝা যাচ্ছে? 95 नंबर क्वेश्चन, वापस आओ सब कोई, थोड़ा फोकस करो। 95 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट 95 नंबर क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो। हमको नहीं लगता मेरे को बोलना चाहिए क्या 95 नंबर? अबे क्या बोले 1.22 λ/d, कितना बार बोले बे? टेलीस्कोप डूबे करना पड़ेगा क्या 1.22 λ/d? बोलो 95, बोलो बोलो बोलो। रोहित बोल रहे? पता नहीं रोहित कहां चला जाता है, कब आता है नहीं आता है पता ही नहीं चलता। 95 नंबर बोलना पड़ेगा क्या? 96 नंबर वो तो और नहीं बोलेंगे, तुम लोग खाली पलटो इधर से उधर। 96 नंबर तो और नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो 84 नंबर का डायरेक्ट रिपीट है। पलट पलट जा देख, 84 नंबर का डायरेक्ट रिपीट है। 96 नंबर, 84 नंबर कहां था? हाँ ये रहा, मिला मेरे को, एकदम डायरेक्ट रिपीट है 84 नंबर का। 2019 का जनवरी का क्वेश्चन है, 2019 का जनवरी सेशन का क्वेश्चन है, और वो कहां रिपीट हो गया? अप्रैल का 10 में रिपीट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं कराऊंगा। बोलो क्लियर है क्या? ओके ठीक है। 97 पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले। ऑप्टिकल पाथ लेंथ के ऊपर है सवाल। टी चली ग्लास में, म्यूटी चली हवा में। अरे क्या यार, यही तो बोला है। बोला देख सवाल पढ़ ले। बोला a ray of light AO in vacuum is incident on a glass slab at an angle 60 degree, refracted at an angle 30 degree along the OB as shown in the figure। साला जब shown in the figure ही है तो इतना बोला क्या है?
डाउट। फिर बोला ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, तो मतलब अपने को तो पहले वो पता करना है, वो क्या है? अबे मतलब वो रे, अबे वो क्या है? अरे वो नहीं पता करना होता, म्यू म्यू, ग्लास का म्यू। अच्छा, कईयों को याद है सर 1.5 या √3 1.41 क्या है? 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 30। देख तो सीधा म्यू हाथ में, √3, यही है ना? ओबी लेंथ चला है। अच्छा, अब तुझे पूछा क्या है? तुझे पूछा कि टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना चला, रेट हो कितना दूरी चली। तू ध्यान से देख, कांड है। ओए जितना चला, क्या ओबी उतना चला? नहीं। अरे वो याद है ना कि ग्लास में जितनी चली वो एयर का कितना इक्विवेलेंट है? म्यू टी। मान ले ग्लास में टी लेंथ चली तो म्यू टी इक्विवेलेंट टू एयर, क्योंकि ओए तो हवा में चला ना और ओबी तो ग्लास में चला। तो टोटल लेंथ, अगर तुम्हें कोई टोटल लेंथ पूछ ले, अगर तुम्हें कोई टोटल लेंथ पूछ ले तो तुम क्या बोलोगे? क्या ओए प्लस ओबी बोलोगे? ओए प्लस ओबी ना, गलत। अरे ओ ए ये तो हवा में है, प्लस म्यू इंटू ओबी। अरे यही बोलना चाहिए ना, ओ ए प्लस म्यू इंटू ओबी। अरे है कि नहीं है? अब तू फिगर देख, फिगर में तुझे ये बोला है, ये रहा अपना ओ ए, ओ ए यहां से ये परपेंडिकुलर ओ ए, तो ये अपना 60 डिग्री। अबे अब तो बचा हुआ जो है साला ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है। अब क्या बचेगा? यहां से ये 30 डिग्री, तुझे ये बी बोला है, बोल पांडे। तो ये लेंथ कितना है? अगर मैं गलत नहीं हुई थी, ये 30 डिग्री, तो चला इस ट्राइंगल में साइन 30 बोल। साइन 30 क्या बोलेगा? साइन 30 बोलेगा ए बाई हाइपोटेन्यूज। तो तेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है, इक्वल टू क्या आएगा? ए कोसेक 30। गलत तो नहीं बोला? देख ए कोसेक 30 है, ये ओ ए लेंथ जो ए कोसेक 30। अच्छा ए ओ, अच्छा ए ओ, एक ही बात, यहां से ओबी। अब ये ओबी लेंथ कितना है इसको भी निकाल सकते हो ना। ओबी लेंथ क्या लिखा जाएगा? इस ट्राइंगल में तुम क्या पकड़ोगे? अच्छा ये वाला लेंथ जो तो बी है ना, हाँ तो ये बी। अच्छा ले तो cos 30 पकड़, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या लिखा जाएगा? बी सेक 30। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है, क्या इसके साथ म्यू ने इंटू कर देंगे हम? ये तो ओबी वाला कहानी है। तो बोल कोसेक 30 कितना हो जाएगा? 2a प्लस म्यू इंटू सेक 30, 2/√3 ना। तो 2b बाई √3 इंटू म्यू, म्यू कितना था? √3। ये √3 कटा, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अरे गलत तो नहीं बोला? 2a प्लस 2b। देख ले जो ऑप्शन है। अरे तो सी वाला, अरे सही है ना? अब तू यहां पे बैठ के सोच, अच्छा से डिजाइन किया हुआ स्नेल्स लॉ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ का सवाल। अगर आप इंडिविजुअली से सोचोगे ना, बाप रे सब क्या दिया हुआ है। लेकिन देख, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ऑप्टिकल पाथ लेंथ और थोड़ा सा स्नेल्स लॉ, तू इंडिविजुअल एक भी कंप्लेन नहीं मार सकता कि सवाल टफ है। तू किस पे सवाल उठाएगा? स्नेल्स लॉ, ये लेंथ, ये स्टेटमेंट कौन नहीं लिख सकता? ऑप्टिकल पाथ लेंथ, अबे ये फॉर्मूला कौन नहीं लिख सकता? म्यू टी। ट्रिगोनोमेट्री वो वाला किससे नहीं होगा? लेकिन ओवरऑल सर पूरा सवाल में से नहीं होगा ये बस तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर घुसना पड़ेगा, हो जाएगा ना? बहुत ही अच्छा डिजाइन क्वेश्चन। 98 आजा, 98 98 ए नहीं करूंगा, 98 नहीं करूंगा। फिर से वही कहानी, स्लिट विड्थ दे दिया है इस बार और रेशियो ऑफ इंटेंसिटी आई मैक्स आई मीन मांगा है। हे भगवान, अबे हो गया क्या, होगा क्या तुम लोगों से? ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन आ जाए, पढ़ो सवाल। अच्छा सवाल है, 99 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। द ग्राफ शोज द मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेंस। अच्छा सवाल है, सच में अच्छा सवाल है।
वी एम। ए तुम लोग बोला लेकिन 98 नंबर तुम लोग से हो जाएगा, मैंने कुछ बोला नहीं। साला वहां पे स्लिट बीट का रेशियो दिया हुआ है। स्लिट बीट क्या होता है बे? तो बोला हो जाएगा, तुम लोग सब समझाओ मेरे को। मैं 99 नंबर कर रहा हूँ, पढ़ते नहीं हो खाली। हाँ, ये लेंथ ए, अच्छा कई लोग समझ गए, लगता है चिल्ला रहे, ऐसे थोड़ी डाउट दे देते। ये बी और यहां से यहां तक। ए आ जा इधर देख, 98 नंबर करेंगे, 98 करेंगे। इधर देख, तो क्या बोला तुम्हें, एक मैग्निफिकेशन वर्सेस इमेज का ग्राफ दिया है, ठीक है, और बोला है दिस शोज द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय द थिन लेंथ वेरी द ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ यूज्ड। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आता है? अबे y इक्वल टू mx प्लस c। तू ध्यान से देख, इसका स्लोप पता है क्या तेरे को? पता है तेरे को, पता है, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अरे ये रहा ना, ये वाला तो अपना b हो जाएगा, ये लेंथ b, और ये तो अपना जो है c हो जाएगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c अगर हम सोचे, सुनना बढ़िया से, y एक्सिस में कौन है, m, इक्वल टू स्लोप कितना है, अबे यही है ना थीटा, यही है ना tan थीटा, tan थीटा तो c बाई b, तो c बाई b इंटू x प्लस, अबे तुम्हें मजाक में c लिखा था, इसका इंटरसेप्ट कितना है? अरे इसका इंटरसेप्ट कितना है रे? इसका इंटरसेप्ट मालूम है कि तुम्हें? नहीं मालूम है तो कुछ क्या ले ले, के ले लेते हैं, कुछ सम काइंड ऑफ, नहीं पता अपने को, है ना? ठीक, ओके। या फिर इसको एक काम करो ना, ऐसे ले लेते हैं, ये सी बाई बी मिला ना तुझे, इसको भी एक कांस्टेंट ले ले, K1 K2 ले ले। अब सोच कि अगर तू इसे डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा तेरे को? अगर तू इसे डिवाइड करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? मैग्निफिकेशन मतलब तुम लोग समझते हो क्या, v बाई यू इक्वल्स टू K1x प्लस K2। अब सोचो, अब सोच इसको किससे डिवाइड किया जाए? अगर इसको पूरा को मैं v से डिवाइड करूं तो कैसा रहेगा? अगर पूरा इक्वेशन को अगर मैं v से डिवाइड करूं तो 1 बाई यू इक्वल्स टू K1x बाई v प्लस K2 बाई v। बोलो क्लियर? पहले बता यहां तक समझ आया कि एक्स एक्सिस में कौन है? अच्छा ये क्या है, x, मतलब ये x वेरिएबल में ना, तो ये तो v होगा, तो 1 बाई यू इक्वल्स टू K1 बाई v इंटू v प्लस K2 बाई v। बोलो क्लियर? ये इससे कटा, इसको इधर ले जा, तो तुझे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, तो एक काम कर, हाँ ले जाएगा, हाँ ले जा, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई यू माइनस K2 बाई v इक्वल्स टू K1, इसे थोड़ा फॉर्मूला के थ्रू सजाए तो v 1 बाई K2 बाई v, सॉरी K2 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू माइनस K1। एक बात बता, क्या ये लेंथ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है? अगर ये लेंथ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है तो तुम्हें पूछा क्या है, फोकल लेंथ यही है ना, फोकल लेंथ यही है ना। अब एक बात बता, ये क्या है तेरा फॉर्मूला के हिसाब से, क्या है, स्लोप है ना, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है? स्लोप कितना है बता? स्लोप तो था ना c बाई बी, स्लोप तो c बाई बी था ना। अरे ये ग्राफ से देख ले, K1 तो c बाई बी था ना, और तेरा फोकल लेंथ तो K1 है, तो 1 बाई फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 बाई K1, सॉरी K1 ही तो 1 बाई है, तो K1 तो 1 बाई फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1 बाई c बाई बी, मतलब b बाई c। क्लियर है क्या? अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है, देख एक बार। जो
ठीक ठीक है ठीक। क्या बोला? K2 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। कौन बोला तुमको? क्यों K2 क्यों 1 होने जाएगा? तुम्हें पता है क्या K2 क्या है? K2 क्यों 1 होने जाएगा? तुम्हें K2 का लैंग्वेज पता है क्या? तुम्हें कुछ K2 तो अपने को पता ही नहीं। K2 क्यों 1 होगा? बोलो। अरे समझ आया क्या? K2 1 হলে লেন্স মেকার ফর্মুলাটা হবে। ও মাই গড, K2 1 হলে লেন্স মেকার ফর্মুলা হবে। তুমি লেন্স মেকার ফর্মুলা এটাই বুঝছো। একটা কথা বলতো, লেন্স মেকার ফর্মুলাতে 1/b - 1/u = 1/f যে আছে, ওই 1টা কি রে? আমরা 99% केसेस पढ़ी ना, 1টাকে एयर मीडियम स्टैंडर्ड করে পড়ে নি। तुम्हें कैसे पता कि वो सराउंडिंग मीडियम? पहला बात। दूसरा बात है, मैं यहाँ पे ऐसा K2/v लिखा बोल के तुम्हें अटपटा लग रहा है। क्यों? मैं ये K2 से डिवाइड नहीं कर सकता इधर? K2 क्या है? कोई स्केलर कांस्टेंट है ना। K2 एक स्केलर कांस्टेंट है। मैं v/K2 नहीं लिख सकता। v/K2 भी तो v ही होगा, एक वो एक अलग वैल्यू होगा, बट वो भी तो v होगा। तब तो तुम्हें अच्छा लगेगा 1/v/K2। दूसरा रीजन समझ आ रहा है क्या? थोड़ा सा अटपटा सवाल है। अटपटा भी नहीं है, थोड़ा मीडियम ग्रेड टफ सवालों में से है। समझ आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा ऑनेस्टली कितनों को ये समझ में नहीं आया बता? देख थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो मिला हुआ था, लेकिन जैसे तुम लोग नॉर्मली एनकाउंटर करते हैं ना हम लोग, -K1 ছিল तो फोकल लेंथ चेंज है, लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो हम लोग वो मॉड मार सकते हैं। ये नेगेटिव होगा तो मॉड मार सकते हैं, K2 को नीचे उतार सकते हैं। क्या थोड़ा सा समझो तो। फोकल लेंथ चेंज है, मैग्नीट्यूड पार्ट शुड बी टेकन। खैर, ये जो हम लोग डेली का मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस करते हैं ना, ये वो मतलब 1.22 बाई लैम्डा ले ले, पोलराइजेशन ले ले, मैलस लॉ ले ले, ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन था ऑनेस्टली। एक आध को तो मिलेगा तुम्हें, है ना? आ जाओ, फिर भी उतना भी बुरा नहीं था। खैर, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखें। मुझे करना नहीं चाहिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ का सवाल, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं तुम्हारे सामने। YDAC का सेटअप है, वही कोई एक स्लिट के सामने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस T कर लेगा क्या? सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट बाय 1 फ्रिंज विड्थ, माने जहां पे n लैम्डा d बाई डी था, वहां पे लैम्डा d बाई डी होगा। कर सकते हैं क्या? देखना जरा, वही एक स्लिट के सामने म्यू का और टी का थिकनेस वाला स्लैब लगा दो। रिस्पॉन्स दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि हम समझ जाएंगे कि हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद है? सर भूल गया मैं, उतना याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 2019 का अप्रैल इवनिंग सेशन, मतलब इसी टाइम पे लास्ट ईयर जो इवनिंग वाला जेईई मेंस हुआ था उस सेशन से पूछा है। आपको डायरेक्ट एक सवाल पूछा है कि माइक्रोस्कोप का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का सेपरेशन। पहले तो आपको न्यूमेरिकल एपर्चर दिया है, क्या तुम्हें याद है न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है? नहीं याद है तुम्हें, भूल गया। लास्ट डे में जब पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था, हाँ लास्ट डे में जब पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था ना, उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा था क्या?
रिफ्रैक्टिंग पावर, रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू, शायद कोई फॉर्मूला था शायद, 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी, ऐसा कुछ लिखा था मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। और मैं शायद बोला था, अगर तुम्हें याद हो उसी क्लास में, वो वीडियो में जाके तुम देख सकते हो कि ये म्यू साइन थीटा को कलेक्टिवली ये लोग कभी कभी न्यूमेरिकल एपर्चर का नाम देते, अगर तुम्हें याद हो तो। ये लोग कभी कभी म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल एपर्चर का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो 2 म्यू साइन थीटा, सुने बढ़िया से, 2 म्यू साइन थीटा पर लैम्डा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को कैलकुलेट किया गया है 1.22 बाई डी। बोलो क्लियर। म्यू साइन थीटा को वो लोग न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, Na बराबर 1.22 लैम्डा बाई 2d। यहां से तुम्हें पता चलेगा कि टेलीस्कोप के लिए आप रटते हैं, थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि तुम्हें रटने में आसानी हो। टेलीस्कोप के लिए हम लोग रटते हैं 1.22 लैम्डा बाई डी, माइक्रोस्कोप के लिए रटेंगे 1.22 लैम्डा बाई 2d। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, अब सवाल पढ़ ले, और अगर हो जाएगा बोल तो थम्स अप कर दे। लैम्डा दिया है, डी दिया है, एने मांगना है, प्लीज अब सवाल पढ़ ले। या फिर सॉरी, एने दिया है, लैम्डा दिया है, डी मांगना है, देख ले प्लीज। ये थ्योरी याद रखना थोड़ा सा, बस चले तो स्क्रीनशॉट कर लो यार, भूलना नहीं। टेलीस्कोप के लिए रटेंगे 1.22 लैम्डा बाई डी, माइक्रोस्कोप के लिए रटेंगे 1.22 लैम्डा बाई 2d। क्वेश्चन नंबर 102 103 छोड़ेंगे, 102 103 छोड़ देंगे, 102 और 103 छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 पे घुसो, क्वेश्चन नंबर 104 पे घुसो। वन 104 पे घुसो, क्वेश्चन नंबर देख, 3 पोलराइजर की कहानी। हाँ ठीक है, तो तेरा डाउट थोड़ी फेंक सकते हैं, तेरा डाउट बोल देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 104, 104 देख ले, फिर से वही पोलराइजर्स की कहानी कर सकते हैं क्या? अरे वो बोला ना कि एक ही आई कॉस स्क्वायर थीटा वाला, बोला सिस्टम ऑफ 3 पोलराइजर्स P1 P2 P3 is set up such that path axis of P3 is crossed with respect to that of P1। चल छोटा, इधर देख, पास एक्सिस मतलब क्या होता है, आपको बोला गया कि मान लीजिए ऐसा डायग्राम देख ले, अमान डायग्राम देख ले, इसका पास एक्सिस भी इधर ही है, दुबे कुछ इस तरह का पोलराइजर्स लगाया गया। एक तो बोला यहां से आई नॉट भेजते हो आप, ठीक, और बोला इसका जो पास एक्सिस है ना, इसके साथ क्या बोला है, P2 के साथ P3। अच्छा, ये अपना पोलराइजर 2 है P2, ये अपना P3 है, बोलो क्लियर, ये अपना P1, ये P2 के साथ P3 का जो पास एक्सिस है वो 60 डिग्री बनाता है, कितना 60। जाहिर सी बात है इसके साथ कितना बनाएगा 30। ले अपना कहानी सेट हो गया, गाड़ी सेट, मेलास लॉ खत्म। अब बता, अब बता एक बात, यहां से आई नॉट घुसा तो इस इलाके में कितना है रे? सीधा बात है सर, इस इलाके में आई नॉट बाई 2 है, कोई बकवास नहीं, इस इलाके में अभी रे यहां। अब बता, जैसे ये 30 डिग्री वाला पार हुआ, इस इलाके में कितना है रे? इस इलाके में
क्या तुम लोग अग्री करते हो? इस इलाके में है I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्या बोलते हो? अब जब फिर ये पोलराइजेशन से पार हुआ, इस इलाके में कितना है? I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री होल स्क्वायर cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या बोलता है? अरे है कि नहीं है? दिस इज द आउटपुट इंटेंसिटी आई। बोल रोहित, तो इसे सॉल्व करो। तो I0/2 cos स्क्वायर 30 बोले तो 3/4 इंटू 1/2। तो क्या आएगा? अच्छा तुम्हें क्या मांगा है? I0/I मांगा है ना। तो I0/I क्या होगा? बोल I0/I। आई तो है मेरे पास, ये रहा अपना I। तो वो क्या हो जाएगा? I0 अच्छा इंटू यहाँ पे नीचे रेसिप्रोकल करके 32/3 यहाँ पे I0। अरे ये ना I0/3 I0/32। तो ये कटा 32/3 मतलब 10.67। देख तो आंसर है क्या? अरे टफ है क्या पोलराइजर्स? मैं बोला था याद कर, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन में कोई भी सवाल टफ नहीं है। डिफ्रैक्शन में जो, बल्कि तू सोच उस दिन भी जितना पढ़ा है ना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, साला पूरा 110 क्वेश्चन पार हो गए, अभी तक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आया। डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम पूछा क्या है? यही a sin थीटा इक्वल टू उसका मैक्सिमम इसका मिनिमम। इंटरफेरेंस का n लैम्डा मैक्सिमम पे होता है तो इसका होता है मिनिमम पे। अरे सही है क्या? 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ ले। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 105 नंबर क्वेश्चन से हम लोग घुस गए जेईई मेंस 2020। ये कौन सा महीना चल रहा है? ये कौन सा महीना चल रहा है? ये अप्रैल चला ना। इसी जनवरी का पूछा हुआ सवाल है। अब बोल, इसी जनवरी का पूछा हुआ सवाल है। टफ है क्या? यही जनवरी का पूछा हुआ सवाल है। अ पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्टेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज 10% द ओरिजिनल इंटेंसिटी। अबे इंग्लिश बहुत भांटता है ये लोग, समझा? सीधा बात ये है कि साला जो घुस रहा था I0 उसका 10% ही निकल रहा है। तो मतलब हम ऐसा समझ ही सकते हैं कि ये अपना पोलराइजर है। क्या है? ये अपना पोलराइजर है और इसके सामने कुछ नौटंकी मार के रखा होगा ये लोग एनालाइजर के नाम पे। मेरे को नहीं पता, ठीक है, ऐसे मान के चले। यहां से साला घुसता है I0, ठीक, और यहां से निकलता है I0/10। क्या बोलते? यहां से निकलता है I0/10। क्या बोलते हो यार? अब बोला कि एक काम करो, वो जो जो निकलता है ना, द एंगल बाय विच एनालाइजर नीड टू बी रोटेटेड फर्दर टू रिड्यूस द आउटपुट ऑफ इंटेंसिटी टू बी 0। अब एक तो कम निकल रहा है और वो चाहता है कि सारा निकले ही ना। कब नहीं निकलेगा? सर वो जो I0 cos स्क्वायर थीटा है ना, साला थीटा की जगह 90 हो जाएगा, cos 90 0, साला कुछ नहीं निकलेगा। है कि नहीं है? तो बोला कि तुम्हें ऐसे ही कम निकल रहा है और कितना घुमा दे जो साला पूरा ही 90 हो जाए। इनडायरेक्टली तुम्हें पूछ रहा है एनालाइजर को और कितना घुमा दे साला पूरा ही 0 हो जाए। तो पहले ये तो पता करो कि ऑलरेडी कितना घुमा हुआ है। हाँ तो हो गया, यहां से ये निकला I0 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू I0/10। बोलो क्लियर? I0 गया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√10। इसको सॉल्व करेंगे तो तुझे पता चलेगा 71.6 डिग्री के आसपास तो साला ऑलरेडी एनालाइजर घुमा हुआ है। अब तू बता तो 90 में कितना बाकी है? 90 से माइनस कर दो, वो कितना आएगा? 18.4 के आसपास। और 18 डिग्री 18.5 डिग्री के आसपास घुमा दो, काम खत्म। अबे टफ है क्या? देख, अबे पांडे तुम भगवान इंसान, देखो इधर, ये ऑलरेडी घुमा हुआ है भाई 71 डिग्री के आसपास। इसे थोड़ा और घुमा दो, 18 18.5 डिग्री cos 90 आ जाएगा। अबे समझ में आया क्या? भाई साहब ये सब अगर नहीं समझे ना तुम लोग, तब तो कुछ बोलने का ही नहीं है। साला पता नहीं क्या क्या पढ़ा के आगे ये सब पूछ रहा है। अबे टफ है क्या? अब ये भी नहीं पूछ सकता तुमसे, तो डूब मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos ইনভার্স এর ভ্যালুটা বোঝাতে হবে। তুমি ম্যাথস টিচারকে জিজ্ঞেস করো, আমাকে না।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन 106 एक আমি এখন फिजिक्स सर 106 क्वेश्चन नंबर 106 पढ़े 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 106 पढ़ो। ये लोग से बकवास नहीं करना है डोना फोना लोग से। ए 106 पढ़ो रे सब। 106 पढ़ना पड़ेगा। कौन सा इलाके से पूछा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चुप रहो, तुमसे कुछ तो हो नहीं रहा है। मैं तो समझ गया तुम क्या कर रहे हो उस तरफ। इधर देखो, इधर देख। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पूछा है और जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा भूल गए हो। थैंक यू फॉर दैट, है ना? ओके, सो बोला है कि मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 150 मिलीमीटर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल। ट्यूब लेंथ क्या होता है सर? हम लोग भूल गए। क्या मास्टर तुमको बताया था कि सर ट्यूब लेंथ भी याद रखना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ कौन होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में साला ट्यूब लेंथ होता है इधर का इमेज और उधर का, मतलब इधर का वीओ और उधर का यूई को ऐड करने पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आईपीस क्या होता है, तुम्हें याद है ना? आईपीस वो होता है जिससे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रहता है। और हाँ 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 हाँ, और ट्यूब लेंथ किसको बोलते हैं? क्या लेंथ? बट दोनों। ट्यूब लेंथ किसको बोलते हैं? पता नहीं इसको। ट्यूब लेंथ तो उसी को बोलते हैं ना भाई, इसका वीओ माने ऑब्जेक्टिव के सामने का जो इमेज डिस्टेंस है और आईपीस के सामने का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अबे इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट है ना, तो टोटल लेंथ को ट्यूब लेंथ बोलते हैं, है ना? अच्छा, टेलीस्कोप में और ट्यूब लेंथ किसको बोलते हैं? टेलीस्कोप में बोला था मैंने ट्यूब लेंथ उसी को बोलते हैं कि इसका फोकल लेंथ एफई प्लस एफओ, लेंथ बिटवीन दोनों। ओ अच्छा, वो बिटवीन है। ओके ठीक है, हाँ हाँ, वीओ प्लस यूवी। हाँ ठीक, खैर। तो अपना ट्यूब लेंथ, तो यहां पे तुम्हें क्या बोला है? मैग्निफिकेशन 375। अच्छा, ट्यूब लेंथ कैपिटल एल 150। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकस, अच्छा ए फोटो 5। तो तुम्हें एफी मांगा है। अब सारा तुम बैठ बैठ के पगला गए। ये क्या है बे? एक मिनट, और भी कुछ दिया क्या? और कुछ दिया है क्या? और कुछ तो नहीं दिया है। हाँ, अरे सही में और कुछ तो नहीं दिया है। अच्छा, तो तुम्हें एफी निकालना है। तो तुमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? तू ध्यान से देख, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो साले फॉर्मूला ही दो पढ़ा है तू। एक वो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, जब साला इमेज को इतना सामने, ऑब्जेक्ट को इतना सामने, इमेज कितना मैक्सिमम सामने आ सकता है, इमेज कितना मैक्सिमम सामने आ सकता है बे? अरे हाँ यार, ये तो आईपीस के फोकस से ज्यादा नहीं सामने आना चाहिए। मतलब इमेज नहीं 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 नहीं, इमेज इतना सामने भी नहीं आना चाहिए जो 25 सेंटीमीटर को भी क्रॉस कर जाए, और कितना दूर नहीं जाना चाहिए। याद है क्या तुम लोग को ये सब? तो एक फॉर्मूला उस दुनिया में पढ़ा होगा, मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा फॉर्मूला याद है? माइनस बीओ बाई यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई देख तो जरा, ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या? खाली बता दे, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? तुम ध्यान से देखो, तुम्हें कैपिटल डी देने की जरूरत है क्या? 250 mm, ये कैपिटल डी देने की जरूरत है क्या? ये कैपिटल डी देने की जरूरत है? ये नहीं भी देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए। 250 mm सही बोला क्या? 25 सेंटीमीटर, तब से तो चिल्लाता हूं, ये तो जोक बन गया भाई। तो तू ध्यान से देख, तुझे डी पता रहता है, एम दिया हुआ है, एफी तुझे निकालना है। एक मिनट सर, ये क्या कांड हो गया सर? जीओ और यूओ लिखवाए हैं, साला एल और एफओ दिया हुआ है। पहली बात, इसे समझे, इसे समझे कि वीओ अपॉन यूओ इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एफओ। जल्दी से कॉपी में नोट करके रखिए, वीओ अपॉन यूओ इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एफओ। अब मैं बताता हूं ये कैसे। एक मिनट,
थोड़ा डायग्राम कर देते, तुम्हें समझ आएगा। थोड़ा डायग्राम कर, डायग्राम करके सब फील लगेगा। एक मिनट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा होता है या ऑब्जेक्टिव? थोड़ा बताना, मैं भूल गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा होता है कि ऑब्जेक्टिव? है? पढ़ाते सब आईपीस बड़ा होता है। अच्छा, तो मतलब ये अपना बड़ा सा आईपीस ले लिया, ये अपना छोटा सा ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। आईपीस बड़ा होता है क्या? हाँ, तो ऐसा फोटो बना दिया अपना। ये अपना यहाँ से यू ओ, याद है क्या तुम लोग को? यहाँ पे ऐसे टर टर, यहाँ पे आ गया तेरा बी ओ, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ बी ओ तेरा, और यहाँ से यहाँ पे, इधर से यहाँ पे तेरा अपना यू ई। इसको ऐसे सेट किया जाता है कि इसका फोकस पे ही इसका बी ओ तो गिरे। तो तुम ध्यान से देखो, तो ये क्या पूरा तुम्हारा एल है? ये क्या है पूरा एल? अच्छा, एफ ओ कहाँ है सर? एफ ओ होगा यहाँ पे, है ना? एफ ओ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी होगा एफ ओ। अब सोच, अरे हाँ भाई, याद कर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट होता है एफ और टू एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? एफ और टू एफ के बीच में। मैं बस तेरे को फील करा रहा हूँ, बाकी मैं तो बस डायरेक्ट बोल सकता था इसे रट ले, मैं डायरेक्ट बोल सकता था इसे रट ले, लेकिन मैं थोड़ा सा फील करा रहा हूँ। आजा देख, अपना जो वीओ है, क्या है? वीओ और यू, ठीक? वीओ ज्यादा होता है, यूओ कम होता है, वी बाई यू। तुम्हें पता तो है ना, वीओ और यूओ, वीओ बड़ा होता है, यूओ छोटा होता है, बिटवीन एफ एंड टू एफ, और वो बियॉन्ड टू एफ। तो अपना वीओ और यूओ, ठीक है? अच्छा, सोच, इसका फाइनल इमेज तो कहां पे खड़ा होता है? फाइनल इमेज लगभग लगभग यहाँ पे ऐसे खड़ा होता है ना। मैं बस तुझे समझा रहा हूं कि अगर तू एफ और टू एफ में, अगर तू एफ और टू एफ में ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सामने लाएगा, तो तू फाइनल इमेज को किधर ठेल रहा है? क्या इस इमेज को थोड़ा पीछे ठेल रहा है? अरे है कि नहीं? ठेल रहा है ना? तू ध्यान से सोच, तो ये जो अपना फाइनल इमेज है ना, ये क्या कभी ऑब्जेक्टिव को पार कर सकता है? अरे ऑब्जेक्टिव को पार करके यहां चला है क्या? तू ध्यान से सोच कि मैक्सिमम इस इमेज को फाइनल इमेज को तू कहां ठेल सकता है, कहां तक ठेल सकता है? इसका आंसर दे दे, और मेरे को कुछ नहीं समझाना, मेरे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ा। तो इस इमेज को कहां तक ठेल सकते है? इसका आंसर दे दो तुम लोग, मेरे को और कुछ नहीं पढ़ाना। तुम इस फाइनल इमेज को कहां तक ठेल सकते हो? बताओ बताओ, क्या ये ऑब्जेक्टिव पार कर जाएगा, या मैक्सिमम लगता है सर ये ऑब्जेक्टिव तक ही आ सकता है बड़ा होते होते? अबे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी सेट भी करते हैं ना, मैक्सिमम एडजस्टमेंट तुम इसको कहां ला सकते हो? इसको बड़ा करके यहां पे ला सकते हो, ऐसे ऐसे, ये यहां। समझ में आ रहा है? और फील कराएं? ये यू को सामने लाओगे ना, ये जितना बियॉन्ड जाएगा, ये उतना इस फोकस के सामने आ जाएगा, मतलब यूवी के सामने इमेज तो बन जाएगा। अरे ये कैसे बना है? ये ऐसे बना है, बोला था ना, सिमिलर ट्रायंगल, ये अपना ये, और ये अपना ये ऐसे बनता है। भूल गए तुम लोग? ये याद है? हाँ, मैं उतना ही पूछ रहा हूँ, इस ऑब्जेक्टिव को पार कर सकते हो क्या? एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर से याद कर लेना, तुम्हें समझ आएगा। ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं ठेल सकते, मेरा कहने का पॉइंट यही है, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव तक खेल सकते हो, और वो जो अपना ऑब्जेक्ट है उसे मैक्सिमम कहां तक ला सकते हो? मैक्सिमम सामने कहां तक ला सकते हो? वो फोकस तक ही ला सकते हो। अब सोचो, अगर वो ऑब्जेक्ट फोकस तक आएगा और इसका फाइनल इमेज जो है ये ऑब्जेक्टिव तक जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा? क्या रेशियो एफ अपॉन एल अपॉन एफ नॉट का बनेगा, है ना? एल अपॉन एफ नॉट बन जाएगा ना। बस उसलिए ऐसा बोलना। ये अब तुम्हें नहीं कराना होगा। किरे बुझते पारली डोना? साक्षी,
अरे आया समझ में? 107, 107, 107 नंबर क्वेश्चन। विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा कौन है, कहा है? रश्मि, रश्मि भाई आ रही है। लैम्डा इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तुम्हें बोला गया है कि ये जो वेवलेंथ है ये नॉर्मली एक सिंगल स्लिट के ऊपर गिरता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन का सवाल है, साफ साफ लिखा है। अच्छा, बोला इट इज फाउंड दैट, ये 7 जनवरी का क्वेश्चन है इस साल का। इट इज फाउंड दैट द सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम इज एट 60 डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। एक मिनट, सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम बोले तो अबे डिफ्रैक्शन मिनिमम क्या इंटरफेरेंस का मैक्सिमम? मतलब क्या दोनों एन लैम्डा? सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम मतलब क्या टू लैम्डा? अच्छा, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको लिख सकते हैं क्या, ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा। अरे गलत तो नहीं लिखा? तो साइन 60 पता है ना अपने को, 2 लैम्डा बाई ए। तो लैम्डा बाई ए अपने को क्या पता चला? तो ध्यान से देख, तो शायद मिला √3/4, है ना? अरे गलत तो नहीं बोला? लैम्डा बाई ए तो √3/4 मिला। अब तुम्हें बोला द फर्स्ट मिनिमम इज प्रोड्यूस्ड एट θ1, देन व्हाट इज θ1? फर्स्ट मिनिमम मतलब लैम्डा, मतलब ए साइन थीटा बराबर लैम्डा। तो साइन थीटा 1 तो ही पूछा है ना, लैम्डा बाई ए। वो कितना होता है? θ1 बराबर साइन इनवर्स √3/4। अच्छा, जो होगा 25 डिग्री के आसपास। साइन इनवर्स √3/4 25 डिग्री। बोलो क्लियर? बोला था तुम लोग को डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन से पूछेगा तो एकदम सीधा सीधा डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन का वही पोलराइजर लगाओ, खुद देख ले। समझ में आया क्या रोहित? अच्छा, 108 में क्या बोला गया? बोला एक थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास। देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के ऊपर से पूछा गया है। ओटा मैथ टीचर के जिज्ञास करो इनवर्स √3/4 आमी जानी ना। नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, सुन रहा है ना रोहित? अच्छा, थिन लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और फोकल लेंथ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अच्छा, बोला उसको पानी में ले जाओ, उधर पानी में ले जाओ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का हो जाए 1.42 रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फोकल। अबे यार, हवा में रखो ए पांडे, एयर मीडियम में रख तो क्या होगा? 1/f इक्वल टू क्या आएगा? μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो ध्यान से देख, पूरा क्वेश्चन में कोई रेडियस का कोई सवाल है क्या? पूरा क्वेश्चन में रेडियस का कोई सवाल है क्या? रेडियस का सवाल मतलब रेडियस का कोई डेटा है क्या? नहीं। बहुत कुछ पता चल गया इसमें तुम्हें, आंख खोल के रखो तो। अच्छा, एक मिनट, ये फोकल लेंथ तो पता है क्या? मेरे को ना नहीं पता है। अच्छा, तो बोला कि एफ, ये एफ तो f1 बन जाएगा अगर पानी में ले जाओ तो। पानी में क्या लिखा जाएगा? म्यू बाई म्यू ऑफ द सराउंडिंग्स -1 ब्रैकेट में वही अपना r1 माइनस 1/r1 1/r2। बोलो ये सुनो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, f1/f मांगा है, दोनों डिवाइड मारो। तो 1/f/1/f1 इक्वल्स टू म्यू-1, मतलब म्यू बोले तो ग्लास का म्यू, मतलब 1.5 -1 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.42 -1। कोई गलत तो नहीं बोला? और वो R1 R2 तो कट ही जाएगा देख। तो f1 अपॉन f क्या मिला? 0.5 डिवाइडेड बाय ओ तेरी, ये क्या आएगा? अच्छा, मतलब ये 1.42 को ऊपर उठा दे। अबे कैलकुलेशन नहीं करने वाला मैं। 0.08, गलत तो नहीं बोला? 0.08 तेरी का क्या? हाँ यही होता है माइनस। ए दुबे अब कर लेगा क्या? अरे समझ में तो आया ना? या फिर अब मैं कैलकुलेशन में कर दूं? कई लोग फंस गए कैलकुलेशन। अरे ये 0 0 हटा दे यार इधर से।
तो हाफ इंटू 142 डिवाइडेड बाई 8, तो मतलब 142/16 कटेगा क्या? 142/16 मतलब 71/8 कितना होगा? ओ 72 अगर होता तो 9 मतलब 8.94 के आसपास ऐसा 9। आप तो सी ऑप्शन 9 अप्रोक्सीमेटली 9 आएगा आंसर। देख ले तुम लोग, मेरे हिसाब से तो 9 है। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो, क्वेश्चन नंबर 109, 109। देखो देखो देखना पड़ेगा। रश्मि समझ में आ रहा है? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स डी बोला है 0.15 mm। मैं डेटा पूछ रहा हूं, मैं करूंगा नहीं, तुम लोग हाँ या ना बोल देना। वेवलेंथ बोला है 589 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर। अच्छा, बोला है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करता है कब? जब स्क्रीन को 1.5 मीटर दूरी पे रखा है। तो बोला है द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस है। अबे फ्रिंज विड्थ मांग रहा है, सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज मतलब तो फ्रिंज विड्थ होता है। ये भगवान, इससे हमको तो लगता है ये तो सीबीएसई में भी नहीं आता है, कसम से बता, मजाक नहीं, ये मस्त जोक था, ये सीबीएसई में भी नहीं आएगा, मालूम, इतना तो गारंटी दे सकता हूँ। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। 589 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.15। कई लोग सोच रहे हैं हाँ, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। अबे समझ तो आ रहा ना? अरे सही है क्या? निकाल। कुछ लोग होते हैं, हाँ सही में मजाक नहीं प्रतीक, कुछ लोग होते हैं ना जो इस टेंशन में मर जाएंगे ना, ना 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 ना, ये जेईएमएस में आ नहीं सकता। जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, ये फ्री मांगा नहीं होगा, कुछ तो और मांगा होगा, जबरदस्ती बाकी ऑप्शंस ला देंगे। ये पूछ नहीं सकता, ये क्यों पूछेगा? अच्छा ना, कुछ लोग होते हैं। हाँ वही। क्वेश्चन नंबर 110, 110 देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ऑफ ट्यूब, ए टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बोल 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 बोल, अभी बोला। एफओ अपॉन एफओ प्लस एफई। अभी देखिए कौन सा क्लास का सवाल है, ये कौन सा क्लास का सवाल है, देखो क्लास 8। मैग्निफिकेशन बोला है 5। तुम्हें समझ आता है टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है? एफओ अपॉन एफई। ओके, जो कि 5 बोला है, और ट्यूब है जो कि 60 बोला है। बोले कर सकता है क्या? एफओ प्लस एफई 60, एफओ बाई एफई 5। बोला एफओ और एफई, एफई निकालने बोला, एफई एफओ इक्वल टू 5 एफई, तो यहाँ पे 6 एफई इक्वल टू 60। अरे डर तो नहीं लगा? एफई 10 देखो ऑप्शन में होगा। ए डर तो नहीं लगा तुम लोगों को? दिल थाम के बैठिए। क्या ये डर लगा? अच्छा, अब तुम लोग को मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, पिछला सवाल ज्यादा टफ था कि ये वाला? बता के दिखा, मान जाएंगे। पिछला सवाल ज्यादा टफ था कि ये वाला? ये तुम लोग के लिए टफ सवाल है, ये सब 2020 में पूछा गया है, 2020 में 20 में पूछे गए सवाल, जनवरी का सेशन में। हाँ, क्या ये टफ था? अच्छा ठीक है। सर हम लोग भी कौन सा बाज जाएंगे। नेक्स्ट 11 नंबर देख। अच्छा, एक फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता क्योंकि मैंने तुम लोगों का मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, हालांकि मैं इसके बाद वहीं घुसूंगा। एक फॉर्मूला मैं तुम्हें रटने बोल रहा हूँ, रट लो इसको। मैग्नेटिज्म में इसका प्रूफ मिलेगा, मैग्नेटिज्म में इसका ऑथेंटिक प्रूफ मिलेगा। म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर। इसे म्यू मत लिख, इसे एन लिख या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख। ये फॉर्मूला लिख, मैग्नेटिज्म चैप्टर में इसका प्रूफ मिलेगा। हालांकि इसका दोनों का तुम्हें मतलब नहीं समझ में आता है। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये है इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी।
ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोड़ता है। ये आपको मैग्नेटिज्म में प्रूफ मिलेगा, फिलहाल आपको रटना है, ठीक है। सवाल उधर ही से पूछा है, क्योंकि जब आप आता है आता है बोले तो मैंने लिखवाया था क्या कभी ये? ओ अच्छा, स्कूल में करवाया है। तब ठीक है, तब हो सकता है, हाँ स्कूल में करवा सकता है। खैर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है, रिलेटिव में देखो तो ये मैग्नेटिज्म में पढ़ा होता है, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पढ़ा है तो सवाल कर लोगे। देख लो सवाल हो पाएगा कि नहीं। देख लो रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 3 और परमिएबिलिटी दिया हुआ है 4/3, यहां पे डाला, तब तो कुछ नहीं पढ़ाना है। ये 2 निकला, और उसके बाद क्या बोला तुमने? बोला था क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम फॉर स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्रिटिकल एंगल मतलब अरे वो होता है ना साइन सी, एक फॉर्मूला नहीं क्रिटिकल एंगल का, म्यू इक्वल टू 1/sin सी, अगर याद हो तो देख साइन सी क्या मिलेगा, हाफ, क्योंकि म्यू 2 मिला ना, तो सी कितना मिलेगा 30 डिग्री। देख सवाल एकदम इजी है, बट ये फॉर्मूला आपका जाना हुआ नहीं। कौन से चैप्टर में पढ़ाया गया है तुम लोग का स्कूल में? कौन से चैप्टर में पढ़ा है इसको? कौन से चैप्टर में पढ़ाया है इसको? अच्छा एक बात बता, सब कोई लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चंस है वो, अगर ऐसा बोलेगी कि दोनों इंडिविजुअली पढ़े हैं, तो स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? स्कूल में अभी करेंटली चैप्टर कौन सा चल रहा है? इंडिविजुअली की बात करेगी तो तू ये पढ़ सकती है, मुझे ये पता है, ये पढ़ सकती है मुझे पता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, अबे ये कोई चैप्टर का नाम थोड़ी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट। भाई बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके बाद आएगा कैपेसिटर, उसके बाद घुसेगा तू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तुम लोग अभी कहाँ चल रहे हो, मैं वो पूछा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहे सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 5 क्वेश्चन अभी बाकी है, 6-7 क्वेश्चन, वो तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, वो तुम लोग करोगे। तुम लोग समझ में आ गया ना 2020 का क्वेश्चन? अब तुम लोग 4-5 क्वेश्चन वो तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अच्छा कैपेसिटेंस भी खत्म हो गया, सही है, सही जा रहा है जो, बहुत सही जा रहे थे, सही है, कोई चाप नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। सुनो, आज को मैं ये खत्म कर रहा हूँ, ओके? एक मिनट सुनो, अरे दाड़ा ना, आज को मैं ये खत्म कर रहा हूँ, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात। नेक्स्ट क्लास मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर, अरे रुक रे तुम लोग, नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा, फ्रेश चैप्टर, न्यू चैप्टर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, वेव ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी डिस्कशन मैं नहीं किया, राइट? वेव ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी डिस्कशन मैं नहीं किया हूं, उसको, उसका क्वेश्चंस मैं गया गो थ्रू किया, वो मैं स्ट्रेट अवे होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, ठीक? उसको होमवर्क करके डायरेक्ट उसका डिस्कशन सुनेंगे। इतना बड़ा डिस्कशन करवाने के बाद हमको नहीं लगता एनसीईआरटी का वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करने का जरूरत है। बोलो क्लियर? पहला बात। दूसरा बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझे। हमको नहीं लगता कि फिजिकल क्लास जो आके ट्यूशन में आके करने वाले क्लासेस, मुझे नहीं लगता कि कमिंग 1 मंथ में भी चालू होने वाला है, जो परिस्थिति चल रहा है दुर्गापुर का,
लॉकडाउन की वजह से, मुझे नहीं लगता। ठीक है, सो अभी भी जितने लोग प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली कि अरे और कुछ दिन में तो लॉकडाउन खत्म, प्लीज इसे सीरियसली ले। दुर्गापुर में इतने सारे डेथ केसेस, ओके, तो थोड़ा बहुत संभावना होता भी कि खुलने का। आप लोग बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे सकते हैं कि बहुत जगह का रेड जोन है ये वो, बट वी कांट टेक चांसेस ब्रदर्स, वी कांट टेक चांसेस, ओके, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि कमिंग 1 मंथ में भी खुलने का आशा है। तो ये बात तुम लोग का ओवरऑल ट्यूशन में लागू होता है, मैथ्स फिजिक्स दोनों में। इट्स माय रिक्वेस्ट, ओके, प्लीज लिसन। वो ये है कि नॉर्मली पहले क्या होता था, ट्यूशन में आते थे, सर ये वाला डाउट है देख लीजिए ना, हाँ, जब तक मैं फटाफट बता दिया इधर से। लेकिन इधर मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, सो द डाउट क्लियरिंग सेशन आई कांट टेक लाइक दैट। कि मान लिया मैं ऑनलाइन आया, इधर से कोई एक चैट में बोला सर 98, उसने बोला सर 98 मेरा हो गया, 96 सर मेरा सब हो गया। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, डाउट वैसे सुन ही नहीं सकता। मैं आऊंगा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, चाहे वो मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊं, लास्ट ईयर पढ़ाऊं, कोई चैप्टर पढ़ाऊं, मैं पढ़ाने आऊंगा। अगर तुम लोग को डाउट है तो तुम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे नंबर्स नोट करोगे। भाई मेरा ये, जैसे ये चिल्ला रहे, मेरा तो 98 डाउट है। जैसे लास्ट डे ना साक्षी मेरे को टेक्स्ट की, सर मेरा ये नंबर देख डाउट है, अब आप देखो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अच्छा भी है, और साक्षी को पर्सनली बोल रहा हूँ कि सबके साथ आओ, नंबर्स, आई वॉन्ट द नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा जानते हो, इसका फायदा क्या होगा? मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लास गिरा दूंगा, डाउट डिस्कशन सेशन, मैं एक क्लास गिरा दूंगा, तो उसका भी एक क्लास हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे को फिर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। व्हेन आई एम कमिंग हियर ऑनलाइन आई कैन वेस्ट माय टाइम, राइट? सो तुम्हारा डाउट सेशन भी, वेदर इट्स मैक्सिमम मिनिमम और व्हाटएवर, आपका पूरा लिस्ट आ जाना चाहिए, सर ये डाउट है, अब आप देख लो। मैं बहुत ज्यादा डाउट जमा हो जाओगा ना, तो मैं डाउट डिस्कशन क्लास दे दूंगा। क्लियर? बाय।